हाय एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बिजनेस इन्वायरमेंट के लेक्चर सीरीज़ में आज ये हमारा आखिरी सेशन होगा और ये सेशन कम्प्लीटली डेडिकेटेड है एक टॉपिक को जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो भाई, जहाँ तक बात आती है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बेसिकली इसका जो सेंस है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के रेफरेंस में है। तो आप इसका जो पूरा अप्रोच पढ़ोगे और जो इसका जो अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करोगे, आप इस तरीके से मेंटेन करना कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्यों ज़रूरी है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का क्यों इम्पॉर्टेंस है या क्या इम्पॉर्टेंस है, रेदर दैन कि बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या इम्पॉर्टेंस है। देखो भाई, इन्वायरमेंट तो प्रेजेंट होता ही होता है, वो तो उसको आप कुछ डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। बट मैटर ये है कि बीइंग अ मैनेजर, अगर आप किसी बिज़नेस को कंट्रोल कर रहे हो, किसी बिज़नेस को मैनेज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, सो इन दैट सर्कमस्टांसेस इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहाँ तक उस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्यों ज़रूरी है, आपको ये मेजर जानना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट द टॉपिक। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में जो सबसे पहला पॉइंट आप सभी के सामने आता है वो है दैट कि अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो तो ये आपको हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा। किसको करेगा हेल्प? तो ये फर्म्स को हेल्प करेगा या बिजनेसेस को हेल्प करेगा। किस चीज़ में हेल्प करेगा? टू आइडेंटिफाई करने में। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में? अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में, ताकि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सके। ठीक है, देखो भाई, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी का जो व्यू पॉइंट है या फिर थॉट है उसको शेयर करना चाहूँगा। आपने एक बंदे का नाम सुना होगा जिनका नाम है जैक मा। ठीक है, चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन, मुझे अभी नहीं पता कि अभी भी हैं कि नहीं है, बट जैक मा चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे। ठीक है, और उन्हीं के रेफरेंस में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है मेरे लिहाज से, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। कि जैक मा ने कहा दैट कि यू डोंट नीड टू बी बेस्ट, यू नीड टू बी फर्स्ट इन द मार्केट। ठीक है, जो पहले आएगा वो रिसोर्सेज को टैप करेगा और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा पाएगा, अनटिल अनलेस उसके बाद कोई जो बंदा आ रहा है, जो फर्म आ रही है, जो कॉम्पिटिटर आ रहा है, वो बहुत अलग और बहुत ज़्यादा अलग ना कर दे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बीइंग अ बिजनेस मैनेजर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते रहना ज़रूरी है, ताकि आप उस इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, जो आपके लिए फ़ायदे के सौदे वाली चीज़ें हैं, आप उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके उसका इस्तेमाल अपनी बेनिफिट्स के लिए करें, ताकि आपको क्या मिले? आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले। ठीक है, जैसे मारुति को हमेशा से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है, क्योंकि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति लगभग वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स में से एक थी, जो कि अभी तक इस बाज़ार में काम करती है और लीड करती है, अगर आप छोटे कार्स की अगर बात करते हो तो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उस इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करके आप उसको ग्रैब करें और ग्रैब करके अपने फ़ायदे का सौदा तैयार करें। दिस इज़ द कंप्लीट सेंस ऑफ हेल्पिंग फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आपको यहाँ पे सबसे पहला फ़ायदा पहुँचाता है और ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। देखो भाई, जिस तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में थ्रेट्स भी होता है। अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी का तो पता चलेगा ही चलेगा, आप उसका तो फ़ायदा उठा ही सकते हो। साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आपको हेल्प करेगी ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको थ्रेट्स को, और साथ ही साथ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को, जिससे आप अपने आप को सेफ कर सको। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा सेंस है, जैसे बात आ रही है, एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। दिसंबर
2019, ठीक है, कोविड के आने की शुरुआत हुई, उसी के आसपास लगभग अगर देखा जाए थिंक जनवरी 2020 तक, ठीक है, WHO ने इसे पैंडमिक अनाउंस कर दिया था, फिर बात हुई एपिडेमिक की, ठीक है। तो अगर हमारा इस पे पहले से नज़र होता, अगर हम इस डेटा को काफ़ी सीरियस लेते हैं, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ ने इस बात का उसी टाइम पे जिक्र किया था कि इंडिया को कॉन्शियस हो जाना चाहिए, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ से इसका जिक्र किया था, मजाक भी लोग उस चीज़ का उड़ाते रहते, ठीक है। तो इसके रेफरेंस में अगर हमने उस चीज़ को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया होता, उसका जो स्केलेबिलिटी है अगर हमने उसको पहले ही देख लिया होता, तो हमें इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान आज हमें हो रहा है, जितना प्रॉब्लम आज हमें हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे को प्रॉब्लम नहीं होता, सबको प्रॉब्लम हुआ। देखो भाई, जितना आप कम से कम कर सको प्रॉब्लम को, यही इसी में समझदारी होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करोगे तो आप अपॉर्चुनिटी को तो आइडेंटिफाई करोगे ही करोगे, आप थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो खुद को कि हाँ जी, आने वाले उस स्थिति से हम निपट सके, रिजर्व्स तैयार कर सके, ठीक है, हम फाइनेंशियल कुशन्स तैयार कर सके, बैकअप्स ले सके, अगर कुछ बिजनेस प्लान्स चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर सके, ताकि हम शॉक को अब्जॉर्ब कर पाएँ, हमारे पास इतना एटलीस्ट टाइम हो। बाकी वही बात आती है कि होनी को कॉल टाल सकता है, बट टाल तो नहीं सकता, बट कहीं ना कहीं हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं नुकसान को अगर हम कर पाए तो। और एनवायरमेंटल स्कैनिंग इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपके लिए पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स हैं, और जो आप थ्रेट्स हैं वो आपके लिए नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स हैं, ठीक है। इन अपॉर्चुनिटी से आपके फॉर्म की परफॉर्मेंस इन्हांस होगी, इम्प्रूव होगी, और इस थ्रेट से आपके फॉर्म की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर अपॉर्चुनिटी का रेफरेंस अगर आप लेना चाहोगे तो अपॉर्चुनिटी के रेफरेंस में मैंने आपको मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल दिया है कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए जब उन्होंने सबसे पहली बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मतलब एक तरीके से एक्सप्लॉइट तो एक नेगेटिव कनोशन वाला टर्म हो सकता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना स्टैंड रखा, इंडस्ट्री में आए और लोगों को सर्व किया क्वालिटी प्रोडक्ट से, ठीक है। वही अगर थ्रेट्स की बात करते हैं तो अगर कोई एमएनसी इंडिया में आती है, कोई नया सब्स्टिट्यूट लेके, इट्स लाइक पता चल रहा है कि हाँ जी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, कोई कंपनी है, अब उसको पता चल रहा है कि एक जो बहुत बड़ी जाइंट कंपनी वो इंडिया में आने वाली है, ठीक है। अगर वो इंडिया में आएगी तो भाई पंगा ज़रूर कर देगी। जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो आपके सामने जो फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ के लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट का काम आज के टाइम पे धीरे धीरे कर रही है। खैर इधर तो उतना पॉपुलर नहीं हो रहा, अगर हम ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, आइकिया। अगर आप आइकिया के बारे में पता लगा सकते हो तो लगाइएगा, मतलब वर्ल्ड की मैं कह रहा हूँ, कोई एक नेशन की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड की सबसे टॉप प्रोड्यूसर्स में से आइकिया आते हैं जो कि फर्नीचर्स प्रोडक्शन करती है असेंबल के तौर पे। मतलब एक फर्नीचर है तो उसके आप 10 टुकड़े कर लीजिए, जहाँ लेके जाना है आप ले जाइए, फिर जाके आप उसको असेंबल कर लीजिए। हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में, कन्वेंशनल फॉर्मेट में जो फर्नीचर्स हैं, जो सोफ़ाज आते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन आइकिया ने जो अपना स्टोर ओपन किया है आई थिंक हैदराबाद और महाराष्ट्र में, ठीक है, तो आइकिया एक तरीके से आप थ्रेड को देख सकते हो। अगर आप फर्नीचर सेलर्स हो, फर्नीचर प्रोड्यूसर्स हो, कि आइकिया अपना जब एक्सपेंशन करेगी, जिस स्केल पे आइकिया काम करती है, तो आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये थी सबसे पहली पॉइंट कि बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का फ़ायदा ये है कि आप अपने अपॉर्चुनिटी को तो आइडेंटिफाई कर ही पाओगे, आप थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा फ़ायदा क्या है कि अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो तो ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आपको हेल्प करती है। क्या करती है? आपको हेल्प करती है, आपको असिस्ट करती है, ठीक है। किस चीज़ में असिस्ट करती है? प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। किसमें? प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन इट्स लाइक व्हाट, ठीक है। देखो भाई, बिजनेस इन्वायरमेंट तो आपको पता है कि आपको अपॉर्चुनिटी भी देगी और थ्रेट भी देगी, ठीक है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी तैयार रहो और इस थ्रेट के लिए भी तैयार रहो, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए भी आपको एक प्लान चाहिए, और इस थ्रेट से बचने के लिए भी आपको एक प्लान ही चाहिए।
विदाउट प्लान आप कुछ नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट में कितनी भी अपॉर्चुनिटी हो, इन्वायरमेंट में कितना भी थ्रेट हो। क्लियर क्या? इसीलिए आपको अपनी पॉलिसीज़ भी फॉर्म की ऐसे ही बनानी पड़ती हैं कि हाँ जी हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जिस पॉलिसी से हमारे को क्या हो, फ़ायदा हो उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने के लिए और उस थ्रेट से बचाव करने के लिए। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से आने वाले जो डेटाज होते हैं, जो एनालाइज रिजल्ट्स होते हैं, जो स्टडी के रिजल्ट्स होते हैं, जो रिसर्च के रिजल्ट्स होते हैं, वो किसी भी मैनेजर्स को, किसी भी बिजनेस पर्सन को हेल्प करते हैं प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ये तीसरा इंपॉर्टेंस हुआ। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो तो इसी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की मदद से जितने भी यूज़फुल रिसोर्सेज हैं, क्या है यूज़फुल रिसोर्सेज हैं, आप उसको टैप कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? आप उसको टैप कर सकते हो, मतलब आप उस पर कंट्रोल ला सकते हो। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल है, अगर मोरओवर मैं 1991 की बात करूँ, 1991 के बाद की बात करूँ, तो आपको पता होगा कि 1991 से पहले इंडिया में जो बिज़नेस करने की जो परमिशंस होती थी, जो इंडिया में बिज़नेस करने का जो सिस्टम होता था, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम था, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं था उतना ज़्यादा। ठीक है, हम ग्लोबलाइज नहीं थे, हमारे यहाँ इतना FDI नहीं था, हमारे इतना FII नहीं था। ठीक है, लेकिन 1991 के टाइम पे जितने भी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, इस फेज़ में जो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे वो मिस्टर PV नरसिम्हा राव थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो ये दो बेसिकली जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे। ठीक है, तो 1991 के बाद इकोनॉमिक जब रिफॉर्म्स हुए तो इंडिया में LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं, इंडिया के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए विदेशी निवेश के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, अब जितने भी MNCs हैं उन्होंने इंडिया पर नज़र डाला और देखा कि भाई चलो अब इंडिया में आज़ादी मिल गई है बिज़नेस करने की। अब ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ में परमिशन है, तो क्या जहाँ भी परमिशन वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं? क्या पाकिस्तान में चले जाते हैं क्या FDI लेके? क्या अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं क्या FDI लेके? नहीं जाते हैं, क्योंकि स्टिल ओपन तो है लेकिन इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है। लेकिन इंडिया में आया, क्यों इंडिया में आया? क्योंकि इंडिया में कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और रॉ मटेरियल भी क्या थे? चीपर थे। जैसे कॉटन की बात कर लीजिए, लेदर की बात कर लीजिए, लेनिन की बात कर लीजिए, ठीक है, रबर की बात कर लीजिए, इंडिया में अबंडेंस अमाउंट में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। प्लास्टिक की बात कर लीजिए, रॉ मटेरियल्स होते हैं इंडिया में, तो उनको बाहर से रॉ मटेरियल प्रोक्योर नहीं करना पड़ा, इंडिया में ही मिल गया, तो उनके लिए और अच्छा हो गया कि भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ा। साथ ही साथ जो लेबर हैं वो, क्या आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि लोग सस्ते दामों पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। आप एक नॉर्मल प्रोफेशनल्स को आराम से एक सस्ते रेट पे हायर कर सकते हो, MNCs के लिए वो सस्ता रेट है। वही MNCs अगर अपने ही कंट्री में किसी प्रोफेशनल्स को हायर करते तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं सपोज दैट अगर वो $1000 की बात करते तो 75 रुपये है, तो 75,000 यहाँ के रेफरेंस में है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं, इट्स लाइक कि वो $10,000 $20,000 पे काम करते हैं पर मंथ। आप इमेजिन करो कि जहाँ पे उनको 10 से 20,000 देने पड़ रहे हैं अपनी कंट्री के प्रोफेशनल्स को, इट्स मच बेटर कि वो इंडिया से आउटसोर्स कर ले। और भाई इंडिया में अगर उनको आउटसोर्सिंग में मिल रहा है 75,000 रुपये महीना, तो कहीं कम है क्या? नहीं कम है एज़ पर इंडियन रेट्स के अकॉर्डिंग। आज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो तो 1991 के बाद की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसीलिए लेबर का सस्ता होना, रॉ मटेरियल का सस्ता होना, पावर एंड वाटर की अवेलेबिलिटी, मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी, मतलब एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट रहे, तो ये सब क्या रिसोर्सेज होते हैं। तो अगर आप अपना आँख खुला रखो, कान खुला रखो बीइंग अ बिजनेस मैनेजर, और अगर इन्वायरमेंट में देखो कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे किस रेट्स में अवेलेबल हैं, तो आप आराम से उसको सबसे पहले टैप कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, और रिसोर्सेज पे ही तो बिजनेस आमतौर पे चलती हैं। फिनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, कहाँ पे आपको लोन सस्ता मिल सकता है, कहाँ पे ईजिली लोग इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। ठीक है,
तो इसलिए कहा जाता है दैट अ बिजनेस फर्म असेंबल्स वेरियस रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट्स लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल्स, पावर एंड वाटर, लेबर एक्सेट्रा जो भी है, और वो सब हमें कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से ही मिलता है। एंड देन इट सप्लाइज द इन्वायरमेंट विद इट्स आउटपुट, क्योंकि हम इन्वायरमेंट से तो लेते हैं और इन्वायरमेंट को हमें वापस भी करना होता है और हम आउटपुट के फॉर्मेट में वापस करते हैं, ठीक है। सर्विसेज के फॉर्म में हम उनको वापस करते हैं, गुड्स के फॉर्म में हम वापस करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। और उस तरीके से हम गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे करते हैं, हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स भी देते हैं। तो अगर हम लेंगे, ठीक है, अगर हम उनसे लेंगे तो हमें उनको वापस देना भी पड़ेगा। अगर हम लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर हम रॉ मटेरियल भी लेंगे तो हमें उनको प्रोडक्ट भी देना पड़ेगा। अगर हम गवर्नमेंट से लेवरेज ले रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें बायलैटरल चलती हैं, और जितना अच्छे रेट पे हमें मिलेगा हमें देने में परेशानी भी नहीं होगी। तो हाँ, हमें अच्छे रेट पे मिले ये खोजना आपका काम है, बिजनेस मैनेजर का काम है, और इसमें इन्वायरमेंट पे नज़र रखना भी आपका काम है, क्योंकि इन्वायरमेंट के रेफरेंस में चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होंगी। तो ये था आपका दैट बिजनेस इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। चलिए, उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब इस पॉइंट के बाद कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। जो हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंस है वो कहता है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग या इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से जो हमारे को डेटा मिलते हैं, उन डेटा की मदद से हम और दैट डेटा और डेटा ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। ठीक है, कहते हैं ज़माना बदलता है, आप ना बदलो तो देख लो, या तो रहोगे ही या तो जाओगे ही। चांसेस बहुत कम है रहने का, क्योंकि अगर आप बदलते हुए टाइम के साथ नहीं बदलोगे तो कोई ना कोई आपको बदल के ज़रूर चला जाएगा, या तो आपकी पोजीशन बदल जाएगी, आपकी सिचुएशन बदल जाएगी, बट फॉर श्योर बदलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अगर जैसे मान लेते हैं आज के टाइम पे अगर इंटरनेट है और कोई कहे है भाई इंटरनेट क्या है क्या नहीं है, लोग तो ऐसे ही सामान खरीदने आते हैं, भाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी शॉप भले ही ऑफलाइन हो, बट उस शॉप का जो इन्फॉर्मेशन है भैया वो गूगल पे होना चाहिए। ठीक है, गूगल पे वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए टाइम टू टाइम आप एग्जामिन करते रहिए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप उस चेंजेस को अपने अंदर लेके नहीं आएंगे, जैसे फैशन में चेंजेस हैं तो जो नए फैशन की चीज़ है वो आपके शॉप पे होनी चाहिए। ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उस नई टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कीजिए, आपकी कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कॉम्पिटिटर चेंज कर लिया और आप नहीं चेंज कर पाए तो आप पीछे रह जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जियो की बात करते हैं तो जियो ने जब इंटरनेट लाया तो उसने क्या कहा, भैया फ्री फ्री फ्री, जब तक हम क्वालिटी सर्विस नहीं देंगे तब तक हम फ्री में आपको देते रहेंगे। दिया ना, ठीक है। और क्यों दिया? क्योंकि उसको पता था कि भाई मेरे को अपने आप को स्टेबल करना है। अब यहाँ पे ये जियो की बात नहीं है, बेसिकली हम यहाँ पे एयरटेल की बात करेंगे कि अगर एयरटेल अपने आप को रिजेक्ट कर लेते कि भैया हम क्वालिटी दे रहे हैं, हम तो कम नहीं करेंगे, किसी को फ्री में लेना है तो लो, ऐसा अगर करता एयरटेल तो शायद एयरटेल का हाल एयरसेल टेलीनॉर जैसा ज़रूर हो जाता। बट जियो ने पंगा करा, फ्री की बात करी, चलो भाई एयरटेल ने अपनी जो प्राइसेस थी वो बॉटम लाइन पे लेके आ गए। ठीक है, ताकि हम compete कर सकें। 399 499 का इनका भी प्लान आया तो 399 499 का इनका भी प्लान आया, मतलब जितना इन्होंने सस्ता किया इनको करना पड़ा। अगर नहीं करते तो या तो ये खुद रहते हैं या तो किसी और को आने की ज़रूरत पड़ जाती। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट्स आपके सामने ज़रूर मेंशन कर दिए जाते हैं दैट कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो आप स्कैनिंग करेंगे, जो आपको रिजल्ट्स मिलेगा, जो बदलाव नज़र आएंगे, उस बदलाव के अकॉर्डिंग आपको उन चेंजेस को एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप मार्केट में सरवाइव कर पाएँ। लेकिन हाँ, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एथिक्स में रह के बिजनेस करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ज़रूर होता है। बट हाँ, एथिकल तौर पे आप लंबे टाइम तक चलोगे। अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिस उसको फॉलो करोगे तो आप आज चल जाओगे, कल चल जाओगे, आप चल तो जाओगे लेकिन आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली कब तक चलोगे। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है
देखो भाई, अगर आप इतनी सारी चीज़ें करो, आप खुद इमेजिन करो कि आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहे हो, थ्रेट से अपने आप को बचा रहे हो, यूज़फुल रिसोर्सेज को आप आराम से टैप कर पा रहे हो, आप यहाँ पे रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप कर रहे हो, compete कर रहे हो, ठीक है, साथ ही साथ अपनी जो प्लान्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हो। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ों पे एकदम काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसली काम करो, तो ये बताओ आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होगी क्या? ऑब्वियसली नहीं सर, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस डाउन होगी तो फिर मतलब हमने सही से इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ही नहीं किया ना। इसीलिए कहा जाता है दैट अगर कोई भी मैनेजर, कोई भी फर्म अगर कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है अपने इन्वायरमेंट को और एक सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करता है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को तो इंक्रीज कर ही पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज ना हो के इंक्रीज होगी ही होगी। साथ ही साथ वो लॉन्गर टाइम पे चल पाएगा और मार्केट में क्या हो पाएगा? सक्सीड हो पाएगा। क्या हो पाएगा? सक्सीड हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस बात का खासा ख्याल ज़रूर रखिएगा कि देखो भाई, अगर हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हमारे को हमारी बिज़नेस की परफॉर्मेंस, फर्म की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करने में, बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो ये थे आपके बिज़नेस इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा ब्रशअप कर दूँ मैं। बात आ रही थी बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की इंपॉर्टेंस। सबसे पहली चीज़ that business environment or environmental scanning help the firm to identify opportunities and get the first mover advantage। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ opportunity क्या है, तो आप कहोगे opportunity वो positive external trends हैं या वो changes हैं जो कि firm के performance को improve करने में मदद करते हैं। So you can say opportunities refers to the positive external trends and changes that will help the firm to improve its performance, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका? that environmental scanning help the firms to identify threats and early warning signals, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रेट्स क्या होता है तो ऑलरेडी आपको पता है। थ्रेट्स ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर द फर्म्स परफॉर्मेंस, इसलिए आपको थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग से आने वाले डेटा असिस्ट करते हैं प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। एनवायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। Along with that, environmental scanning help in coping with rapid changes and helping improving the performance of business so that business can succeed in long run, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी और इसी टॉपिक के साथ बिजनेस इन्वायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है ओवर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा ज़रूर कोशिश कीजिएगा कांटेक्ट करके पूछने की, क्वेश्चंस तैयार कीजिएगा अपने कुछ नोट से, एनसीईआरटी से, कहीं से भी किसी बुक से आप इसको रेफ़र कर सकते हो कंटेंट्स को। कोई कन्फ्यूज़न है ज़रूर पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।